नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से अनलॉक 2 में इन 3 नियमों में होगा बदलाव। बिहार में सिर्फ 19 कोरोना मरीज का आयुष्मान भारत के तहत हुआ इलाज। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में बढ़े बाढ़ के हालात। स्पुतनिक वी के वैक्सीन लगवाने के लिए बिहार वासियों को करना होगा इंतजार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से अनलॉक 2 में इन 3 नियमों में होगा बदलाव। आज से बिहार में अनलॉक 2 लागू हो गया है। इनमें 3 महत्वपूर्ण रियायत दी गई है, जिसके तहत सभी दुकान एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुल रह सकेंगे। इसके पहले इसका समय 5 बजे तक का ही था। सरकारी और निजी कार्यालय भी 50% उपस्थिति के साथ अब 4 बजे की जगह शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में भी 1 घंटे की छूट दी गई है। पहले शाम 7 बजे से कर्फ्यू लागू होता था, अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू होगा। इसके अलावा फल, सब्जी, किराना, दूध और दवा समेत अन्य अनिवार्य सेवा की दुकान पहले की तरह ही रोजाना खुलेंगी। आज से चश्मे की दुकान भी रोजाना खुलेंगे। ज्ञात हो, यह नियम 16 जून से 22 जून तक जारी रहेंगे। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में बढ़े बाढ़ के हालात। मानसून के कारण नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई। जानकारों की माने तो नेपाल और गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी के जल स्तर में भारी वृद्धि हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है, जिसके कारण जल स्तर में वृद्धि को लेकर वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही तटबंध और बांधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में काम कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। भारी बारिश होने के कारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। बिहार के 12 जिलों में हॉलमार्किंग आज से हुआ अनिवार्य। बिहार समेत पूरे देश में हॉलमार्किंग वाले गोल्ड की अनिवार्यता को सरकार ने अमल में लाना शुरू कर दिया है, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 12 जिले समेत देश भर के 250 से अधिक जिलों में आज से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण को नहीं बेचा जा सकेगा। अब बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण को नहीं बेचा जा सकेगा। वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में बनी एक्सपोर्ट कमेटी की एक बैठक में यह फैसला किया गया। इस फैसले के बाद बिहार समेत पूरे देश में सोने का मार्केट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो पाएगा। बैठक में यह तय हुआ कि अगस्त तक हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। बिहार में सिर्फ 19 कोरोना मरीज का आयुष्मान भारत के तहत हुआ इलाज। भले ही सरकार अपनी योजनाओं को लेकर दावे करती आ रही हो, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और है। कोविड-19 के समय में भी ऐसा ही एक मामला बिहार में सामने आया है। हेल्थ सिस्टम में सुधार की दरकार काफी ज्यादा देखने को मिली है। संकट के दौर में इस आयुष्मान भारत योजना के तहत जो दावे किए गए, उसकी हकीकत कुछ और ही सामने आई है। हाल ही में आरटीआई के जरिए यह पता चला है कि 11 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ 19 लोगों का ही इलाज हो पाया है, जबकि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 875 और झारखंड में 1419 मरीजों का इलाज किया गया। लेकिन बिहार में स्थिति कुछ और ही नजर आई। आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना 2018 में यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी कि गरीबों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा में इस योजना के तहत एक लाभार्थी प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक मुफ्त चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सके। स्पुतनिक वी के वैक्सीन लगवाने के लिए बिहार वासियों को करना होगा इंतजार। स्पुतनिक वी वैक्सीन का इंतजार अभी बिहार वासियों को और ज्यादा करना होगा। जानकारों की माने तो रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक मंगलवार शाम तक पटना नहीं पहुंच सकी। इसका कारण हिमाचल प्रदेश में कसौली स्थित सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज में वैक्सीन को क्लियरेंस नहीं मिलना बताया जा रहा है। आपको बता दें, रूस में निर्मित होने के कारण देश में इसकी प्रभावशीलता की जांच के लिए वैक्सीन को कसौली भेजा गया था। आपको यह भी बता दें, दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के माध्यम से थोक दवा मंडी गोविंदा मथुरा रोड के 2 बड़े वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर केसर और पूरन वैक्सीन को मंगलवार शाम तक 50-50 हजार डोज मिलने थे, लेकिन अब इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है। इस कारण स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाने वालों की मायूसी देखने को मिली। लक्ष्य पूरा नहीं होने के बावजूद बिहार में गेहूं की हुई बंपर खरीदारी। गेहूं की खरीदारी को लेकर सरकार की तरफ से 7 मीट्रिक टन की खरीदारी करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि सरकार की तरफ से निर्धारित लक्ष्य का 63.30% ही लक्ष्य पूरा हो पाया। मिली जानकारी के अनुसार रिकॉर्ड 4,43,130 मीट्रिक गेहूं की खरीदारी हुई है। पिछले साल 15 जून तक महज 4,806.18 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी ही हुई थी। सरकार ने क्रय एजेंसियों के माध्यम से अब तक कुल मिलाकर 93,849 लाभान्वित किसानों में से
69,088 किसानों को 671 करोड़ 34 लाख का भुगतान किया है। बाकी किसानों को इसी सप्ताह में बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसको लेकर हाल ही में समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में किसानों से हो रही ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदारी की प्रशंसा की और इसका फलाफल यही रहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बना। मानसून के दस्तक के साथ ही पीपा पुल हुआ बंद। छोटे वाहनों के बाधा रहित परिचालन के लिए भद्रघाट पर बने पीपा पुल की सवारी मंगलवार सुबह से बंद कर दी गई है। बुधवार से विभाग के आदेश के बाद इसे खोलने की तैयारी शुरू की गई है। मानसून के दस्तक देने के बाद गंगा के जल स्तर बढ़ने की स्थिति में यह निर्णय बिहार राज्य पुल निर्माता निगम की तरफ से लिया गया है। महात्मा गांधी सेतु के जाम के विकल्प के रूप में बने पीपा पुल पर छोटे वाहनों का परिचालन सुबह से शाम तक हाजीपुर से पटना और पटना से हाजीपुर के बीच होता रहा। ऐसे में परिचालन को रोक दिए जाने की स्थिति में छोटे वाहन का दबाव सेतु पर फिर बढ़ जाएगा। ऐसे में जाम की समस्या फिर से सेतु पर बढ़ सकती है। पीपा पुल के निर्माण कंपनी के निदेशक शैलेंद्र कुमार सिंह की माने तो विभाग के आदेश का अनुपालन करते हुए पीपा पुल का परिचालन रोका गया है। नवंबर से फिर से पीपा पुल बनाने का कार्य कराया जाएगा। कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि विभाग के आदेश का अनुपालन निर्माण एजेंसी को निर्देशित कर दिया गया है। बिहार में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा नया लक्ष्य। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि किसानों को मौसम के अनुकूल कृषि और जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल, कॉलेज, पुराने सरकारी स्कूल के भवन में बनाए गए इंस्टीट्यूट के भवनों पर भी सौर प्लांट लगाने जाने का अपील किया है। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में लोगों के बीच प्रसार करके और उन्हें इस अभियान के उद्देश्य और फायदे के बारे में बताने का आह्वान किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जब से बिहार में काम करने का मौका मिला है, राज्य के बंटवारे के बाद बिहार का हरित आवरण 9% रह गया है। साल 2012 में हरियाली मिशन शुरू किया गया और 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें लगभग 22 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। राज्य का हरित आवरण 15% से अधिक हो चुका है और अभी से 17% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया। अभी नहीं खुलेंगे पटना जू और पार्क। नेशनल जू अथॉरिटी ने जू और सफारी को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह चेन्नई के जू में एक शेर की मौत हुई है, उसे कोविड होने की आशंका जताई गई है, उसकी जांच चल रही है। इसके साथ ही दीपक कुमार सिंह ने पार्क खुलने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने अभी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है, आदेश आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। फिलहाल पटना के पार्क भी नहीं खुलेंगे। आपको बता दें, दीपक कुमार सिंह ने पार्क खुलने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने अभी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है, आदेश आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। फिलहाल पटना के पार्क नहीं खुलेंगे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए खुल गई वेबसाइट। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में विलंब से चल रहे शैक्षणिक सत्र को नियमित करने की शुरुआत हो चुकी है। कई परीक्षाओं से वंचित विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया। इसको लेकर वेबसाइट पर फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की तरफ से स्पेशल फाइन 500 रुपए के साथ अभ्यर्थियों को 17 से 21 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें शैक्षणिक सत्र 2020 तक नियमित और व्यावसायिक और पीजी नियमित और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रजिस्ट्रेशन से छूटे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इस बाबत सचिव प्रोफेसर जितेंद्र कुमार सिंह ने अब बताया है कि शैक्षणिक सत्र को नियमित करने की कवायद की जा रही है। साथ ही रजिस्ट्रेशन से वंचित बच्चों के भविष्य को देखते हुए दोबारा पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरने की कवायद की जाएगी। मांझी के घर में लगी भयंकर आग। आज सुबह जीतन राम मांझी के बेटे के घर में भयंकर आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के SC/ST मंत्री संतोष कुमार सुमन के सरकारी आवास में लगी भीषण आग देखने को मिली, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जब आग लगी उस समय संतोष मांझी भी अपनी सरकारी आवास में मौजूद थे। फिलहाल फायर ब्रिगेड की कई दमकल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई है। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो सका। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की कई दमकल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई दिखाई दी। लोजपा में बड़े विवाद के बीच साधु पासवान ने दिया चिराग का साथ। चिराग पासवान के जीजा साधु पासवान ने चिराग पासवान का साथ देने का फैसला लिया है। साधु पासवान ने पार्टी में जारी उठापटक को लेकर अपना बयान जारी करते हुए इसे दुखद बताते हुए कहा कि रामविलास जी का जो सपना था उसे तोड़ने का काम किया गया। रामविलास जी ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने जाता हूं जहां सदियों से अंधेरा है। रामविलास जी के सपने को चिराग ने चकनाचूर कर दिया है। लोजपा में टूट के लिए खुद चिराग पासवान जिम्मेवार है। चिराग से गलती जरूर हुई है, लेकिन चाचा पशुपति पारस से भी अपील करता हूं कि रामविलास के सपने को टूटने ना दे। इसके साथ ही साधु पासवान ने इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक सलाहकार से भी चूक होने की बात कही है। पशुपति और चिराग पासवान के बीच जारी जंग पर रामविलास की पहली पत्नी ने दिया बयान। पार्टी की मुखिया कुर्सी को लेकर जारी गतिरोध के बीच रामविलास पासवान की पहली पत्नी ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत परिवार में उठापटक के बीच उन्होंने परिवार बचेगी या पार्टी के जवाब में अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पहले परिवार बचेगा तभी तो पार्टी बचेगी और परिवार पार्टी दोनों को सबको मिलकर बचाना होगा। हम
फोन किए थे, चिराग ने फोन नहीं किया। यहाँ चिराग कभी नहीं आया है और हम भी नहीं गए हैं और चिराग को हम मानेंगे नहीं। सब चाचा भतीजे मिलकर पार्टी मिलकर चलाएं, भाई बहन सब मिलकर पार्टी को चलाएं। चिराग परेशान है कि परिवार में क्या हो गया है। चिराग बेटा है, पारस देवर है, इसमें लड़ाई की क्या बात है। पारस से बात होगी कि क्यों गेट नहीं खोला चिराग के लिए। इसके साथ ही राजकुमारी देवी ने अपना बयान जारी करते हुए यह भी कहा कि यह बहुत दुखद है, कभी नहीं सोचा था कि यह दिन देखना होगा। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम के सदस्य पहुंचे मुंबई। शिखर धवन की अगुवाई वाली भारत की लिमिटेड ओवर की टीम के सदस्य मुंबई पहुंच गए और सीधे 2 हफ्ते के क्वारंटीन पर चले गए। टीम के सदस्य 28 जून तक क्वारंटीन पर रहेंगे और इस दौरान हर दूसरे दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और 6 टेस्ट पूरे होने के बाद टीम श्रीलंका के खिलाफ 13 जुलाई से हो रही 6 मैच की सीरीज के लिए कोलंबो रवाना होगी। इस बाबत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने धवन सहित कुछ खिलाड़ियों की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे की लिमिटेड ओवर की टीम मुंबई में पहुंच चुकी है। टीम में कुछ नए और खुशनुमा चेहरे देखकर अच्छा लग रहा है। देश में कोविड-19 के मिले 60,000 से ज्यादा मामले। वॉल्डिमार्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 62,226 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि इस दौरान इस महामारी से 1470 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,96,32,261 पर पहुंच गई। वहीं अब तक 3,79,601 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस लगातार 32वें दिन नए मामलों में ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1.07 लाख लोग रिकवर हुए, जिसके बाद महामारी से ठीक होने वालों की कुल संख्या 2,83,80,364 पर पहुंच गई है। वहीं देश में अब 8,72,026 मरीज का इलाज चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार संभावित बाढ़ से बचाव के लिए सरकार को कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।